नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता, जैसे नगरीकृत सभ्यता। चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता भाग एक। हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति का अगर आप देखेंगे तो प्रारंभिक बिंदु है, अर्थात भारतीय इतिहास की शुरुआत यहीं से मानी जा रही। हालांकि कुछ वर्ष पहले तक भारतीय इतिहास की शुरुआत वैदिक काल से मानी जा रही थी, लेकिन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा एक स्थल की खोज की गई जिसका नाम है हड़प्पा। और हड़प्पा से खुदाई के दौरान जो वस्तुएं मिली है, उन वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद हमें हड़प्पा कालीन मानव के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। हड़प्पा देखिए, हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है, मैं पहले एक मैप के माध्यम से आपको बताऊं कि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था, उस स्थल का नाम था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान 3 देशों में हुई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। भारत में भी बहुत सारे स्थल हैं जहां से खुदाई के दौरान अवशेष मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो सबसे पहले हम चलें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज। देखिए, बात है 1921 की। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई और 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ, और सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। नाम पर आऊंगा, मैं पहले आपको हल्का सा ब्रीफ कर रहा हूं। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की खोज 1921 में की गई है, दयाराम साहनी के द्वारा की गई। 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। एक वायसराय हुए हैं जिनका नाम है कर्जन। कर्जन का टाइम पीरियड है 1899 से 1905। और कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो जाती है, और इस भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक होते हैं जॉन मार्शल। हालांकि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक जो हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम कहलाते हैं। देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग, पुरातत्व, पुरातत्व का मतलब होता है आर्कियोलॉजी। पुरातत्व विभाग खुदाई के माध्यम से वस्तुओं को निकालता है। खुदाई 2 प्रकार से, एक लंबवत खुदाई है और एक क्षैतिज खुदाई। तो भारतीय पुरातत्व प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज करने का कार्य करता है। पिछली कक्षा में मैंने बताया था, प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य है वह काल जिसमें मानव जीवन असभ्य हो, वह काल जिसमें लिपि मौजूद नहीं हो। लेकिन सिंधु सभ्यता में लिपि मौजूद थी, सिंधु सभ्यता के लोग सभ्य थे, और सिंधु सभ्यता में खुदाई के दौरान जो वस्तुएं मिली है, उस आधार पर हम इस सभ्यता की जानकारी करते हैं। तो लिखा हुआ है आपके सामने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो इस भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। आगे मैंने बताया अभी आपको कि जॉन मार्शल 1921 में इस भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, और उन्हीं की देखरेख में दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी के द्वारा 2 स्थलों की खोज कर दी गई। एक का नाम है हड़प्पा और एक का नाम है मोहनजोदड़ो। आगे चलते हैं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग, सबसे दक्षिणी भाग, सबसे पूर्वी भाग और सबसे पश्चिमी भाग। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है मांडा, सबसे दक्षिणी भाग है दैमाबाद, सबसे पूर्वी भाग है
आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिमी भाग है सुतका गैंडोर। ये जो सुतका गैंडोर है ये पड़ता है बलूचिस्तान। अब सिंधु सभ्यता के कई नाम हैं। सिंधु सभ्यता के कई नामों में अगर हम बात करें तो पहला नाम है हड़प्पा। देखिए साहब, पहला नाम है हड़प्पा। अब ये जो हड़प्पा है, बात है 1826 की। 1826 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है चार्ल्स मैसन, और चार्ल्स मैसन के द्वारा एक टीले के बारे में बताया गया। आगे चलकर दो भाई आए, बंटन ब्रदर। बंटन ब्रदर की बात करें तो एक का नाम था जॉन बंटन, एक का नाम था विलियम बंटन। इन दोनों ने लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाई। अब रेलवे लाइन बिछाने के लिए उनको कुछ ईंटों की आवश्यकता पड़ी, तो आसपास के लोगों से पूछा, तो आसपास के लोगों ने कहा ईंटें तो बहुत है साहब, यहाँ हम तो बरसों से यहाँ ईंटें निकाल के और अपने मकान बना रहे। बोले अच्छा। तो ऐसी स्थिति में पता चला कि जहां वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे वहां आज से हजारों साल पहले जो एक संस्कृति, जो सभ्यता हुई, उसके अवशेष हैं। और उन्हीं में से सबसे पहले स्थल की खोज की गई है हड़प्पा, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया, इसलिए सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम रहेगा हड़प्पा। सेकंड, कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता के लोग कांसे की जानकारी रखते थे। आपको बता दूं कि मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में ली जाने वाली जो धातु है, अगर कोई आपसे पूछता है कि मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में ली जाने वाली धातु कौन सी है, तो आप बताएंगे तांबा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को तांबे की जानकारी थी और राजस्थान से, यानी हमारे यहाँ से तांबा मंगाते थे। तांबे में ये लोग टिन मिलाते थे, और ये टिन जो था ये अफगानिस्तान से मंगवाते थे। तो तांबा और टिन दोनों को मिलाकर ये कांसा बना लेते थे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। दो नाम हो गए। पहला अगर आप बात करेंगे तो पहला जो नाम है हड़प्पा है, और दूसरा जो नाम है वो कांस्य युगीन सभ्यता नाम। अगला नाम सिंधु सभ्यता। सिंधु, सिंधु नदी के आसपास इस सभ्यता का विस्तार हुआ। देखिए, नदियां अपने साथ नवीन जलोढ़ मिट्टी लाती है। जहां नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी वो क्षेत्र उपजाऊ होगा। जो क्षेत्र उपजाऊ होगा वहां उत्पादन अधिशेष होगा, और जहां उत्पादन अधिशेष होगा वहां व्यापार होगा, और जहां व्यापार होगा वहां समृद्धि आएगी और नगर होंगे। तो सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के आसपास केंद्रित थी, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता। फिर इसके बाद करें बात, तो अगर इसके बाद बात करें तो आप देखेंगे एक नाम और आपके सामने है, सिंधु सरस्वती। भारत में एक नदी और बहती थी जिसे सरस्वती कहा जाता था। तो ये जो बेल्ट है जो अब लुप्त हो गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी बस्तियां हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी स्थल हैं, वो लगभग 80% बस्तियां सिंधु तथा गंगा के मैदान के बीच में, यानी ये तो हो गई सिंधु नदी और यहां है ये गंगा। तो इस वाले मैदान में 80% बस्तियां थी, और इस वाले मैदान में ही एक समय में एक नदी बहती थी, और उस नदी का नाम था सरस्वती। सरस्वती, सरस्वती को बुद्धि की देवी कहा जाता है, सरस्वती को नदी तमा कहा जाता है। और इस सरस्वती नदी के आसपास इस सभ्यता के कुछ स्थल थे जो कि 80%, यानी सबसे ज्यादा 1400 के आसपास स्थल है, जिसमें से 1100 स्थल तो यही है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता। चार नाम, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। चलिए आगे बढ़े। आगे अगर हम देखें तो सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं, नगरों के अवशेष, ध्यान रखिएगा।
पहली बार नगरों के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो आप बताएंगे पहली बार नगरों के अवशेष जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले हैं। और ध्यान रखिएगा ये जो नगर थे बिल्कुल एक नियोजन के हिसाब से बनाए गए। इस नगरों में जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और अभी मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल किसी न किसी नदी के किनारे हैं। नदी जो है अपने साथ नवीन जलोढ़ मिट्टी लाती है। जहां नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी वो क्षेत्र उपजाऊ होगा। जो क्षेत्र उपजाऊ होगा वहां अधिशेष उत्पादन होगा। और जहां अधिशेष उत्पादन होगा वहां व्यापार होगा। और व्यापार से ही समृद्धि आई। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आगे चलें। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता का कालक्रम कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से कब तक रही। देखिए, सिंधु सभ्यता के कालक्रम के मामले में अलग अलग विद्वान अलग अलग बात कर रहे हैं। सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड ओवरऑल देखें तो 3500 से 1300 बीसी। बीसी का मतलब है ईसा पूर्व। अगर सिंधु सभ्यता का कालक्रम अगर हम देखें एनसीईआरटी के अनुसार, ये भी ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी के अनुसार, तो एनसीईआरटी के अनुसार आप टाइम पीरियड अगर जो देखेंगे वो है आपका 2600 से 1900 बीसी। देखिए, अब बोले साहब तीन टाइम पूर्व हड़प्पा, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, ये क्या है? सपोज करें कि ये हड़प्पा, हड़प्पा को ही सिंधु सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा को ही प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं, हड़प्पा को ही कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा को ही नगरीकृत कहते हैं। अब हड़प्पा जो है ये एकदम से तो नगरीकृत नहीं होगी, इससे पहले कुछ आभास होने लगे होंगे और एकदम से इसका पतन भी नहीं हुआ होगा। तो हड़प्पा को हम तीन भागों में बांट सकते हैं सर। पहला, हड़प्पा से पहले का काल जिसे आप कह सकते हैं पूर्व हड़प्पा। अब ये जो पूर्व हड़प्पा है इसका टाइम पीरियड है 3500 से 2600 ईसा पूर्व। पहली क्लास में मैंने आपको ईसवी और ईसा पूर्व के बारे में बताया है। जिन विद्यार्थियों ने उस कक्षा को नहीं देखा है उसको जाकर देख लें। दूसरा, परिपक्व। परिपक्व यानी मैच्योर। मानव के जीवन में भी, हमारे जीवन में भी परिपक्व काल होता है। तो परिपक्व काल जो है यह है 2600 से लेकर 1900 के बीच। और एनसीईआरटी भी इसी को मानती है। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है, ध्यान रखिए क्या याद रखना है कि 2600 से लेकर 1900 का काल इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक परिपक्व काल या मैच्योर काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तर हड़प्पा, यानी कि उत्तर यानी कि पोस्ट। एक होता है प्री यानी पहले और एक होता है पोस्ट यानी बाद में। तो पोस्ट हड़प्पा जो है ये डिक्लाइन है यानी पतन है। और पतन की शुरुआत एक प्रकार से 1900 से 1300 के बीच में है, यानी 600 सालों में ये सभ्यता पतन की ओर अग्रसर हो गई। और परिपक्व काल भी अगर देखें तो सिंधु सभ्यता का 600 साल के आसपास रहा। अब ये तो बात हुई एक प्रकार से साइंटिफिक। नीचे लिखा हुआ है कि रेडियो कार्बन पद्धति, C14 रेडियो कार्बन पद्धति के माध्यम से हम किसी वस्तु की आयु ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन 50,000 साल तक। यानी कोई वस्तु खुदाई के दौरान मिली है और यदि वो 50,000 साल पुरानी है तब तो ये पद्धति लगेगी कौन सी साहब? रेडियो कार्बन पद्धति। और यदि वो वस्तु 50,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है तो फिर वो आपको ध्यान में रखना है यूरेनियम पद्धति पर चलेगी। तो आपको परिपक्व काल, पूर्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा तीनों ध्यान में रखने की आवश्यकता। आगे चले। आगे अगर देखें तो अलग अलग विद्वानों ने हड़प्पा के काल के अलग अलग समय बताए, ये आपको याद करना है। जैसे मार्टिमर व्हीलर,
मार्टिमर व्हीलर साहब कहते हैं कि नहीं साहब, हड़प्पा जो है ये 2500 से लेकर 1500, 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुई। विद्वान है। डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल साहब कहते हैं नहीं साहब, 2350 से लेकर 1750 बीसी के आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ। एक जॉन मार्शल, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी, जॉन मार्शल कहते हैं कि इस सभ्यता का कालक्रम जो था वो 3250 से 1750। इसके बाद अगर देखें तो मैके, मैके कहते हैं नहीं साहब, यह सभ्यता 2800 से 2500 ईसा पूर्व हुई। बोले सर सवाल, देखिए सवाल के स्तर पर आपको ध्यान में रखना है कि एक तरफ तो देगा विद्वान का नाम, दूसरी तरफ देगा कालक्रम, कहेगा मैच करा दो। सिंपल सी बात। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, नोट्स बनाते जाइएगा, पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, यानी पीडीएफ भी मिलेगा आपको, लेकिन नोट्स बनाते जाइएगा और लिखते जाइएगा। फिर एक विद्वान हुए जिनका नाम है एम एस वत्स। एम एस वत्स कहते नहीं साहब, यह सभ्यता जो है ये 3500 से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच हुई। और एक विद्वान जो हैं उनका नाम है डेल्स। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सभ्यता जो है ये 2600 से 1900 बीसी याद रखना है, और यही हमारा बेस रहेगा, जो कि किसमें है, एनसीईआरटी। तो कालक्रम को लेकर भी आप निश्चिंत रहें, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते, आगे अगर अब हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने जैसे आपको बताया कि रेडियो कार्बन पद्धति, देखिए रेडियो कार्बन पद्धति, रेडियो कार्बन पद्धति की बात करें तो C14 रेडियो कार्बन पद्धति से जीवाश्मों की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती। अभी मैंने आपसे बात की, लेकिन C14 रेडियो कार्बन पद्धति के माध्यम से केवल हम 50,000 वर्ष तक के जीवाश्म से आयु पता कर सकते हैं। लेकिन एक पद्धति ये है जिसे कहा जाता है यूरेनियम, और यूरेनियम जो पद्धति है इसका प्रयोग करके हम 50,000 से भी पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात कर सकते हैं। भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन कब, 2600 ईसा पूर्व, आज चल रहा है 2025, तो लगभग लगभग अगर आप देखें तो 5,000 साल, मोटा मोटा 5,000 साल पहले भी तो कोई सभ्यता रही जिसे आप प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल में मानव असभ्यता, प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन असभ्य था, लिपि मौजूद नहीं थी, लेकिन मानव तो था। मानव की मृत्यु तो हुई होगी, उसकी हड्डियां होगी, उसके द्वारा प्रयोग में कुछ वस्तुएं ली गई होगी, कुछ जानवरों को मारा होगा, कुछ औजार बनाए होंगे, तो खुदाई के दौरान वो भी मिलते हैं। आपको बताऊं कि मानव की अस्थियों के साक्ष्य अफ्रीका से मिलते हैं, और हम जो हैं हम एक प्रकार से होमोसेपियंस हैं। तो कार्बन डेटिंग पद्धति भी आप याद रख सकते हैं। अब अगला जो बिंदु बनता है वो है कि सिंधु सभ्यता की प्रजाति कौन सी थी। मंगोलाइड थे, अल्पाइन थे, भूमध्य सागरीय थे। तो आइए बात करते हैं कि इस सभ्यता के लोगों की प्रजाति क्या थी। देखिए सिंधु सभ्यता में आने वाली, ये ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता में आने वाली सर्वप्रथम प्रजाति कौन सी थी। अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम आने वाले जो थे वो थे प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट। अब ये जो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट है ना, वर्तमान में भारत में अनुसूचित जाति व जनजाति के रूप में विकसित है, मध्य भारत। सेकंड, भूमध्य सागर। याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के निर्माता इसी प्रजाति को माना जाता है। अगर आपसे सवाल पूछे कि सिंधु सभ्यता की निर्माता प्रजाति कौन सी थी, तो भूमध्य सागरीय। और सिंधु सभ्यता में आने वाली सबसे पहली प्रजाति कौन सी थी, तो आप बताएंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। मंगोलाइड भी है, अल्पाइन भी है, लेकिन आपको दो याद रखने की जरूरत है। और वर्तमान में ये जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है वो दक्षिण भारत में पाई जाती है। तो दो प्रजातियों के नाम आपको याद रखना, पहला प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और दूसरा है आपका भूमध्य सागरीय। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखें तो इनका संबंध भाषा के आधार पर। बोले साहब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कौन सी भाषा बोलते थे,
इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग लिखना जानते थे, लेकिन हमसे ज़्यादा विद्वान थे और हम उनके द्वारा लिखी गई भाषा को आज तक समझ ही नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो एक भाषाविद हुए जिनका नाम है सुनीति कुमार चटर्जी। अब ये सुनीति कुमार चटर्जी कहते हैं कि बलूचिस्तान में रहने वाले और दक्षिण भारत में रहने वाले, अभी मैंने बताया भूमध्य सागर, तो दक्षिण भारत में जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़। और बलूचिस्तान में जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है ब्राहुई। तो दक्षिण की भाषा और बलूचिस्तान की भाषा में काफी समानता है। इस आधार पर कहा गया कि आर्यों का आक्रमण जब हुआ, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो भारत में सभ्यता आती है उसे कहते हैं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता जो है उसके मूल निवासी थे आर्य। तो आर्य जब भारत आए तब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ही साउथ में चले गए, जो कि भाषा के आधार पर बात की जा रही है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग जो भाषा बोलते थे वही भाषा साउथ इंडिया में बोली जा रही है, ऐसा सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा कहा गया। तो ये भी एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे चले, आगे अब बात करें कि साहब सिंधु सभ्यता का उद्भव, यानी इनका उद्भव कैसे हुआ। उद्भव इन द सेंस कि ये विदेशी प्रजाति से उद्भव हुए या यहीं से आकर बस गए। तो देखिए, पहली चीज ये ध्यान में आपको रखने की आवश्यकता है कि ये जो आप देख रहे हैं कि विदेशी, कि सिंधु सभ्यता के लोग विदेशी थे, इसके बारे में किस किस ने बताया है। तो जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, क्रैमर और डीडी कौशाम्बी, ये कुछ विद्वान हैं, ये बात करते हैं। ये क्या कह रहे हैं तो देखिएगा, क्रैमर साहब कह रहे हैं कि आज से यानी कि 2400 ईसा पूर्व में सुमेरिया के लोग भारत आए। सिंधु सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के समकालीन एक सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो क्रेमर साहब कहते हैं कि सुमेरिया के लोग भारत आए और यहाँ बस गए, यानी विदेशों से आए। गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि मेसोपोटामिया, ये देखिए लिखा हुआ है, मेसोपोटामिया से लोग यहाँ आए और यहाँ आकर बस गए। सांकलिया साहब कहते हैं कि बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान से कुछ चबूतरे मिले और मेसोपोटामिया के भी चबूतरे मिले हैं। तो मेसोपोटामिया में उन चबूतरों को कहा गया है जिगुरत। तो मेसोपोटामिया और बलूचिस्तान, अगर आप मैप में देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये देखिए, ये इस बेल्ट में है, यह है अफगानिस्तान, यह है पाकिस्तान और यह है हमारा भारत। अब ये है बलूचिस्तान। तो ये कह रहे हैं कि साहब बलूचिस्तान में खुदाई के दौरान कुछ चबूतरे मिले हैं और ऐसे ही चबूतरे मेसोपोटामिया में हैं जिन्हें एक प्रकार से नाम दिया गया है जिगुरत। तो इन दोनों में समानता है और इस समानता के आधार पर अनुमान लगाया कि साहब ये लोग जो है विदेशी थे। तो विदेशी मत में दो तीन नाम आप याद रखिए। एक नाम याद रखिए क्रेमर, एक नाम याद रखिए गार्डन चाइल्ड और एक आप याद रखेंगे संकलिया जी। ठीक है साहब। अब बोले विदेशी यानी मेसोपोटामिया से आए, तो बोले साहब जहां से आए हैं वहां कुछ मिलना तो चाहिए, वहां की संस्कृति का कुछ मिलना चाहिए। तो बोले ठीक है साहब, चेक कर लेते हैं। बोले चेक क्या करें, तो बोले मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता की तुलना कर लेते हैं। अगर वहां से आए हैं, ये कह रहे हैं कि साहब गार्डन चाइल्ड साहब कह रहे हैं, क्रेमर साहब कह रहे हैं, संकलिया साहब कह रहे हैं कि नहीं साहब वहां से आए, तो देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह बुने हुए थे। अभी नगर नियोजन बताऊंगा तब आप देखिए। लेकिन मेसोपोटामिया में कहीं पर भी कोई बना लेता था घर। हमारे यहाँ नगर थे, यहाँ ग्रामीण। अगर एक घड़ी के लिए इसको देखें
तो ये है इंडस और ये है आपका मेसोपोटामिया। तो गौर से देखो, नगर, और यहां देखो नगर ठीक नहीं है। सिंधु सभ्यता के मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, ईंटें दिख भी रही होगी आप, जबकि मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। दो, सिंधु सभ्यता की जल निकास प्रणाली बड़ी उत्तम थी, यानी कि नालियों के अवशेष मिले, जबकि यहां जल निकास प्रणाली का अभाव था। फिर सिंधु सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक की बात करूं तो पिक्टोग्राफ, और सबसे ज्यादा किसी अगर जीव की आकृति है तो मछली की आकृति है साहब। यहां जो लिपि है वो लिपि जो है वो कील नुमा है। फिर मेसोपोटामिया की अगर बात करूं तो यहां से हमें मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन सिंधु सभ्यता में तो एक भी मंदिर नहीं। अब ये जो विद्वान कह रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यहां से आए हैं, यानी कि मेसोपोटामिया से आए हैं, तो साहब जहां से आए तो वहां की कुछ चीजें दिखनी तो चाहिए, वो चीजें दिख ही नहीं रही है। अब वो चीजें नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ये मत सही नहीं है। आगे चलते हैं। आगे अगर देखें तो अब आइए, एक मत आया है जिसे हम कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का उद्भव स्वदेशी, यानी ये कहीं से नहीं आए साहब, यहीं के थे। प्रजाति तो मैंने आपसे चर्चा कर ली, अब इसमें आपको दो तीन नाम याद रखने हैं, जैसे ये एक है फेयर सर्विस, एक है फेयर सर्विस, एक है अमलानंद घोष, एक है ऑलचिन दंपत्ति और डीपी अग्रवाल। फेयर सर्विस कहते हैं कि साहब बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान की नाल, कुल्ली, रानागुंडी, यहां पर से, यानी कि बलूचिस्तान से प्राक हड़प्पा के साक्ष्य मिले। प्राक हड़प्पा के साक्ष्य मिले मतलब कि हड़प्पा संस्कृति जब विकसित होने लगी उससे पहले के साक्ष्य वहां से मिले, तो हो सकता है कि सबसे पहले वहीं विकसित हुई है और वहां से लोग धीरे 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 भारत की ओर आए। ये किसका कह रहा है? फेयर सर्विस। एक विद्वान है जो आप कई बार नाम भी सुन चुके हैं, जिनका नाम है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष जो अगर बात करें कालीबंगा की खोज की, 1952 में कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे। अब ये जो अमलानंद घोष है ये कहते हैं कि साहब बीकानेर में एक संस्कृति है जिसका नाम है सोथी संस्कृति, और इसी सोथी संस्कृति से इस सभ्यता का उद्भव हुआ। दो याद रखिए, फेयर सर्विस और एक याद रखेंगे अमलानंद घोष। बाकी डीपी अग्रवाल साहब कहते हैं कि साहब सोथी संस्कृति कोई अलग नहीं थी बल्कि सिंधु सभ्यता का ही भाग थी। ये इनका मानना है, तो आपको मत के स्तर पर याद रखने की आवश्यकता। आगे चले। अब बोले किस आधार पर कहा है कि सोथी संस्कृति, तो देखो एक तरफ लिखा है सोथी संस्कृति, एक तरफ लिखा है सिंधु सभ्यता। अब इस सोथी संस्कृति और सिंधु सभ्यता दोनों के जो मृदभांड है, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, खुदाई के दौरान जो मृदभांड मिले हैं दोनों में समानता है। बोले साहब समानता क्या है? कि दोनों ही मृदभांडों पर रस्सी के निशान है। ऐसे मृदभांड बना दिया और इस तरह से निशान है, देखो ये रस्सी की। दोनों ही जगह छल्लेदार बर्तन प्राप्त हुए, अगर गौर से देखे तो कुछ राउंड टाइप, छल्ला टाइप बना, और पीपल के पत्ते का निशान है। अर्थात जिस प्रकार के मृदभांड बलूचिस्तान में, सॉरी, सोथी संस्कृति में मिले हैं, उसी प्रकार के मृदभांड जो हैं वो आपको सिंधु सभ्यता से मिले हैं, ऐसा मानना है हमारे स्वदेशी मत को मानने वाले। आगे चलते, आगे हम बात करें
तो सिंधु सभ्यता का विस्तार। अब सिंधु सभ्यता का विस्तार अगर देखें तो सिंधु सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है। कौन कौन से? एक अफगानिस्तान, एक पाकिस्तान और एक भारत। ठीक है साहब। अफगानिस्तान में 2 स्थल याद रखने हैं। पाकिस्तान को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। और भारत के तो है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, फिर अगर आप देखें तो हरियाणा है, फिर अपना राजस्थान है, फिर उसके बाद देखें तो हमारे गुजरात है। गुजरात में 2 मेन स्थल है, खंबात की खाड़ी। फिर अगर देखें तो आलमगीरपुर है। तो 3 देशों में है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो 1947 तक, 1947 तक 40 स्थलों की खोज हुई थी। पहली खोज तो 1921 आई। 1400 से ज्यादा स्थल खोजे जा चुके हैं, जिसमें से 925 स्थल तो हमारे भारत में है, इंडिया में। और पाकिस्तान में है करीब 475 स्थल। अफगानिस्तान के 2 ही आपको याद रखने हैं। तो लगभग देखा जाए तो 75% एरिया भारत के पास। चलिए, अब ये मैं आपको बताऊं कि सिंधु नदी के आसपास सरस्वती नदी का महत्व क्यों है, जो अभी मैंने नाम लिया था आपसे कि सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं कि लगभग 1100 बस्तियां जो है सिंधु तथा गंगा के मैदान के बीच में स्थित है। ये सिंधु नदी है और ये गंगा नदी है। तो सिंधु नदी इधर चली जाती है, गंगा नदी इधर, यानी ये तो अरब सागर में और ये बंगाल की खाड़ी। इन दोनों के बीच के जो क्षेत्र हैं, इस बीच के क्षेत्र में ही कितने प्रतिशत बस्तियां थी? 80%। लेकिन आज सरस्वती नदी लुप्त हो गई। आगे चले। अब देखो साहब, अभी जैसा मैंने बताया कि 3 देशों में विस्तार है। 3 देश कौन कौन से? तो 3 देशों के नाम, एक अफगानिस्तान, एक पाकिस्तान और एक हम हैं। अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान में 2 जगह आपको याद में रखने की जरूरत है। एक है मुंडीगार्क और एक है शुर्तगोई। मुंडीगार्क और शुर्तगोई। पाकिस्तान को हमने 3 भागों में बांटकर पढ़ा है। पहला बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में भी अगर देखें तो दक्षिणी बलूचिस्तान। फिर अगर देखें तो एक है सिंध, सिंध और एक है पंजाब। कई बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्थल वर्तमान में किस देश में स्थित है। तो भौगोलिक परिस्थिति से संबंधित प्रश्न पूछे तो आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि 3 देशों में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये आपको 3 देशों की बात भी ध्यान में रखने की जरूरत है। आगे चले। अब पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में एक जगह दक्षिणी बलूचिस्तान। दक्षिणी बलूचिस्तान में एक जगह याद रखेंगे आप, सुतका गेंडोर, सुतका को, डाबरकोट और बालाकोट। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैं मैप ड्रॉ करूं तो ये हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को कहा गया दक्षिणी बलूचिस्तान। फिर ये जो हिस्सा है इसको कहा गया है सिंध। और ये जो रेस्ट बच गया है
इसको कहा गया है पंजाब। तो पाकिस्तान में दक्षिणी बलूचिस्तान में एक जगह है सुतका गेंडोर, ये याद करिए। सुतका कोह, डाबरकोट, बालाकोट। सिंध में कौन कौन से हैं? तो सिंध में है एक मोहनजोदड़ो, एक चनहुदड़ो। मोहनजोदड़ो प्रेतों का प्रेतों का टीला, सिंधु का बाग। चंदहुदड़ो यहाँ से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले। एक दो चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता। आमरी, गैंडे के साक्ष्य मिले। तो स्थल आप एक दो देखिएगा। पंजाब, पंजाब की बात करूं तो यहीं पर है हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, जलीलपुर, और इसके बाद देखें तो रहमान डेरी, चकपुरवाने। ये सब जगह कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान को तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध, और इसके बाद हम पढ़ेंगे पंजाब। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में आइए सब। भारत में अगर देखें तो जम्मू कश्मीर और पंजाब। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, चिनाब, सुना होगा आपने। मांडा जम्मू कश्मीर में है। रोपड़, बारा, संघोल, रोपड़, बाड़ा और संघोल ये पड़ते हैं पंजाब में। जम्मू कश्मीर में एक ही है साहब। बाकी चक 86, डेर मजरा आप याद करें तो ठीक, नहीं तो दो तो याद रखें। हरियाणा, हरियाणा में एक तो बनवाली है, एक मीतातल है, ठीक है, एक सिसवल है, ठीक है। तो बनावली जो है और मीताथल जो है ये आपको दो याद रखना है। एक कुनाल, वो भी याद रखना है। तो देखो राजस्थान, भारत में एक हरियाणा हो गया। फिर आइए राजस्थान। राजस्थान में हमारा है कालीबंगा। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहते हैं। घग्गर नदी के किनारे है, काली चूड़ियां है। तो अलग अलग देशों में इसका विस्तार हुआ, तो हम उसको देख रहे हैं। आगे चलिए। फिर हम बात करें उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक नदी है जिसका नाम है हिंडन। और इस हिंडन नदी के किनारे, इस हिंडन नदी के तट पर है आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी भाग है। देखो सबसे उत्तरी भाग मांडा, सबसे दक्षिणी भाग दैमाबाद, सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिमी भाग अगर हम बात करें तो ये है सुतका गेंडो। फिर हम बात करें गुजरात। गुजरात में एक है कच्छ की खाड़ी और एक है खंबात की खाड़ी। तो गुजरात की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात में कच्छ की खाड़ी, तो तीन नाम याद रखिए, धोलावीरा, देसलपुर और सुरकोटड़ा। धोलावीरा, देसलपुर और सुरकोटड़ा। और खंबात की खाड़ी में जो बच गया, जैसे लोथल, जैसे अगर हम बात करें रंगपुर, रोजदी, प्रभास, भगत राव, कुंतासी, मेघम, ये सारे स्थल कहाँ पर है? तो ये सारे स्थल जो हैं ये गुजरात में हैं। तो आपको स्थलों के बारे में भी जानकारी करनी चाहिए। चलिए आगे चलें। अगला अगर हम देखें तो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल, अभी मैंने बताया महाराष्ट्र, दैमाबाद। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो है दैमाबाद, अहमदनगर जिले में, प्रावरा नदी, ठीक है। यहां से एक कांसे का एक रथ मिला गोदावरी के पास। कांसे का एक रथ मिला है और इसे एक नग्न पुरुष चला रहा है। तो सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? आपको केवल नाम याद रखना है, दैमाबाद, ठीक है। सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? मांडा। आगे चले। अब देखिए साहब, अभी मैंने कहा कि सिंधु सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की समकालीन थी। सिंधु सभ्यता का अगर विस्तार देखें तो तीन देशों में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। सिंधु सभ्यता का टोटल अगर हम भौगोलिक विस्तार देखें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। भारत का वर्तमान क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और इसका है 12,99,600।
ध्यान रखना, ये जो सिंधु सभ्यता है, ये जो सिंधु सभ्यता है, ये सिंधु सभ्यता मिस्र से 20 गुना बड़ी थी। यानी मिस्र की सभ्यता से भौगोलिक स्तर पर 20 गुना बड़ी थी। और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों से अगर हम बात करें तो दोनों से ये भौगोलिक स्तर पर 12 गुना बड़ी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, तो देखिए मैंने कई बार आपको अभी बताया, 4 बिंदु याद रखना। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है वो है मांडा, चिनाब नदी के किनारे। सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो है दैमाबाद, प्रावरा नदी के किनारे। इसको प्रावरा कर लेते हैं। फिर अगर देखा जाए सबसे पश्चिमी स्थल सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर देखो लिखा हुआ है दाश्क नदी के किनारे। और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, और ये जो आलमगीरपुर है ये लिखा हुआ है हिंडन नदी के किनारे। अब सुतका गैंडोर से लेकर आलमगीरपुर, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी थी ये थी 1600 किलोमीटर। और मांडा से लेकर दैमाबाद, ये अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 1400 किलोमीटर। तो 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं स्थल को लेकर: मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर और सुतका गैंडोर। लिखा हुआ है, नोट्स बनाइएगा, आराम से उतारिएगा। आगे चले। अब बात कर लेते हैं कि समुद्री तट। भाई समुद्र वाला हिस्सा भी तो होगा ये वाला। तो ये जो समुद्री तट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये ध्यान रखिएगा 1300 किलोमीटर। यानी कि पूरब से लेकर, सॉरी, उत्तर से लेकर दक्षिण तक 1400 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर, और कोस्टल एरिया जो है 1300 किलोमीटर। गुजरात में एक जगह लोथल, जो भी मैंने बताया, वो इस का एक प्रकार से बंदरगाह था। हालांकि और भी बंदरगाह नगर हैं। अब बात कर लेते हैं हड़प्पा कालीन कुछ नगर, हड़प्पा काल के कुछ नगर की। बोले नगर, तो हड़प्पा काल के नगरों को 3 भागों में बांट दिया गया है: हड़प्पा, प्राक हड़प्पा और हड़प्पोत्तर। यानी सबसे पहले कौन सा है? हड़प्पा से पहले। तो कुछ नगर इस समय भी होंगे। फिर हड़प्पा, हड़प्पा का टाइम पीरियड अगर देखें तो 2600 से 1900 बीसी। इसका टाइम पीरियड देखें तो 3500 से 2600 बीसी। और इसका टाइम पीरियड अगर देखें तो 1900 से लेकर 1300 बीसी। तो 3 नगरों को 3 भागों में बांट दिया: प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर। अब देखो साहब, प्राक हड़प्पा अफगानिस्तान, तो ये अफगानिस्तान वाला हिस्सा जो है जिसमें मुंडीकार का रहा है, ये किस में आएगा? प्राक हड़प्पा। नाल, किलेगुल, मोहम्मद, दमसदात, पेरियानो घुंडई, अंजीरा, नूंद्रा, कुल्ली, ये सारे स्थल जो है, मेहरगढ़, ये सब किस में आएंगे? प्राक हड़प्पा। कहाँ पर है? बलूचिस्तान। सिंध और पंजाब में कौन कौन से स्थल हैं? तो 2 याद रख लीजिए आप, एक आमरी और एक कोट दीजी। आमरी से गैंडे के साक्ष्य मिले। फिर हम बात करें भारत, तो भारत में ये 3 स्थल, कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनावली। कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनावली, ये कहाँ से हैं? तो बताएंगे साहब ये प्राक हड़प्पा से। तो प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले। आगे चलें। अब कुछ स्थल ऐसे हैं जो तीनों काल में मौजूद रहे। प्राक हड़प्पा में भी कुछ स्थल ऐसे हैं जो तीनों काल में मौजूद रहे: प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर। प्राक हड़प्पा फिर वापस वही टाइम 3500 से 2600 बीसी। हड़प्पा 2600 से 1900 बीसी। और हड़प्पोत्तर 1900 से लेकर 1300 बीसी।
यानी कि शुरू से लेकर अंत तक कौन कौन से नगर रहे, तो आप बताएंगे सुरकोटड़ा, आप बताएंगे धोलावीरा, धोलावीरा को कहते हैं सफेद कुआं, और फिर आप बताएंगे राखीगढ़ी, और एक है मांडा। तो इस चीज को आपको समझने की आवश्यकता है। तो आज वाले इस क्लास में हमने देखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाना। इसका अगला पार्ट आएगा। ये वाली क्लास यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।